वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ा था। आज उसी में फंक्शनल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 2 रहेगा और चैप्टर नंबर 1 रहेगा नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेस, और इसी में हम कंटिन्यू करते हुए नॉर्म लीनियर स्पेस और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो नॉर्म। तो नॉर्म है क्या? तो नॉर्म के लिए भी क्या है कि सबसे पहले हम एक लीनियर स्पेस ले लेंगे एन, और उसमें हम नॉर्म को डिफाइन करेंगे किस साइन से? एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एक लीनियर स्पेस एन में, किससे डिफाइन करेंगे? नॉर्म के साइन से डिफाइन करेंगे, और उसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर उस 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? नॉर्म होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक लीनियर स्पेस लेंगे एन। तो लेट एन बी ए लीनियर स्पेस। क्या ले लिया? एन एक लीनियर स्पेस है एंड ए नॉर्म इज ए फंक्शन n into r such that x और y दो एलिमेंट है n के, एंड x और y हमारे पास में होते हैं वेक्टर्स, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा किसकी ली जाती है? फील्ड की। तो स्केलर क्वांटिटी हमने क्या ले ली? अल्फा, और अल्फा किसका होगा? फील्ड का एलिमेंट होगा। जब भी हम नॉर्म्ड और बनाक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा को आर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लेके चलेगा। तो लेट एन बी ए लीनियर स्पेस, ए नॉर्म इज ए फंक्शन इन एन इंटू आर सच दैट एक्स और वाई दो एलिमेंट है एन के, एंड अल्फा कोई स्केलर है जो किस में बिलोंग करता है? फील्ड के एलिमेंट में बिलोंग करता है। फील्ड के एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? या तो रियल होंगे या फिर कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। if it is satisfy the following प्रॉपर्टीज। अब नॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने n1 से डिनोट कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर x हमारे पास कोई वेक्टर है तो नॉर्म ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यानी n लीनियर स्पेस था और उसका कोई एक एलिमेंट हमारे पास में x, और x का नॉर्म हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास है नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद में नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ x, यानी वेक्टर है उसका जो नॉर्म है, x का जो नॉर्म है उसकी वैल्यू 0 होगी इफ x की वैल्यू क्या हो? 0। अगर नॉर्म ऑफ x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो ये हमारे पास नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी n3 से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है? अगर x और y दो हमारे पास में वेक्टर हैं किसके? लीनियर स्पेस n के, तो नॉर्म ऑफ x प्लस y, दोनों वेक्टर्स का एडिशन और उनका नॉर्म ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं x और y, तो x और y के एडिशन का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा नॉर्म ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ y। दोनों के सेपरेट नॉर्म के एडिशन के इक्वल और लेस देन होगा। n4 नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी। नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी स्केलर अल्फा का मल्टीपल किसी वेक्टर के साथ किया जाए और उसका नॉर्म लिया जाए तो उसकी जो वैल्यू आती है, तो इसमें जो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास में अल्फा और वेक्टर क्वांटिटी है एक्स, तो अल्फा का मोड यानी स्केलर क्वांटिटी का मोड और वेक्टर क्वांटिटी का नॉर्म। तो वैल्यू हमारे पास में नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नॉर्म मोड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर n हमारे पास कोई एक लीनियर स्पेस है
तो ए नॉर्म इज ए फंक्शन, किसका फंक्शन है? नॉर्म का फंक्शन है n इंटू आर सच दैट x और y दो एलिमेंट ले लिए किसके? n के। n क्या था? लीनियर स्पेस था। और जो स्केलर एलिमेंट लेते हैं वो हम किसके लेते हैं? फील्ड के। स्केलर एलिमेंट हम किसके लेते हैं? फील्ड के। तो फील्ड के एलिमेंट जब भी नॉर्म बना के स्पेस के लिए पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में, तो हमेशा या तो रियल नंबर लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। तो वो नॉर्म होगा अगर वो क्या करता हो, ये फोर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है नॉर्म की, कि n1 की वैल्यू क्या है? नॉर्म ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि नॉर्म ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसी तरीके से n3 है हमारे पास, दो वेक्टर्स का एडिशन और उनका नॉर्म, वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, यानी उन दोनों के अलग अलग सेपरेट नॉर्म के एडिशन के लेस देन इक्वल होगी। n4 की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, किसी भी स्केलर का मल्टीपल अगर वेक्टर के साथ किया जाए और उसका क्या लिया जाए? नॉर्म लिया जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? मोड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ x के बराबर आएगी। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती हैं तो वो नॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्म नहीं है। तो नॉर्म चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाएगा तो वो नॉर्म है। तो n क्या था? लीनियर स्पेस था, तो वो क्या हो गया? नॉर्म हो गया। और नॉर्म का साइन आपको पता है, इससे शो करते हैं। इसके बाद में आता है नॉर्म लीनियर स्पेस, ये तो नॉर्म हो गया। इसके बाद आता है नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस तो नॉर्म लीनियर स्पेस कैसे कहेंगे? तो ए लीनियर स्पेस इन विच नॉर्म इज डिफाइंड देन इट इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस। तो एक लीनियर स्पेस जिसमें नॉर्म क्या हो? डिफाइंड हो, तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्म लीनियर स्पेस। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए लीनियर स्पेस in which norm is defined, then it is called norm linear स्पेस। तो ए लीनियर स्पेस इन विच नॉर्म इज डिफाइंड देन इट इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस। तो एक ऐसा लीनियर स्पेस जिसमें नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्म लीनियर स्पेस। अब नॉर्म पढ़ लिया, नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ लिया, इसके बाद में इस पे बेस एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1 आपकी बुक की। उसका स्टेटमेंट है, एवरी normed linear space is a metric space। तो एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस, हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो प्रूफ में सबसे पहले नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो नॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। उसको प्रूव क्या करना है कि वो मैट्रिक स्पेस है, यानी मैट्रिक स्पेस की भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस क्या है? तो मैट्रिक स्पेस क्या है? देखो, अगर हमारे पास में कोई एक नॉन एम्प्टी सेट X है और उसमें कोई मैपिंग है X क्रॉस X से लेके R तक। सबसे पहले लिख लो, लेट X be a non-empty set and a metric on X and a mapping
मैपिंग डी किस तरीके से डिफाइंड हो कि x क्रॉस x से कहाँ तक हो, r तक हो, देन it is said to be metric space if it is satisfy the following प्रॉपर्टी। तो क्या है मैट्रिक स्पेस, क्या है, अगर हमारे पास में x कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक मैपिंग है या मैट्रिक है D x क्रॉस x से लेके R तक, देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एग्जाम्स। तो इसके एग्जाम्स है क्या, इसकी प्रॉपर्टी है क्या, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नॉन लीनियर स्पेस की 4 प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक स्पेस की भी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैट्रिक स्पेस की M1 से शो कर दिया इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी किसी मैट्रिक के लिए D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस की। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस की कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 है देन x इक्वल क्या होगा, y होगा। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू D ऑफ वाई एक्स के इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के बराबर होगी। तो मैट्रिक स्पेस क्या थी, लेट हमारे पास में क्या था, एक x क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था और उसमें हमने एक मैपिंग डिफाइन करी जो कैसी थी, x क्रॉस x से लेके r तक थी। देन इट इज सेड टू बी ए मैट्रिक स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस की क्या है कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस की कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 है तो x इक्वल क्या होगा, y होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है M3 मैट्रिक स्पेस की कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो D ऑफ वाई एक्स के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद M4 है मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ एक्स जेड प्लस D ऑफ जेड वाई के बराबर होनी चाहिए। जहाँ पर x और y तो होंगे, हम z को लेकर के चलेंगे और उसको प्रूव करवाएंगे। तो ये तो था मैट्रिक स्पेस। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस, यानी मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। ये तो मैट्रिक स्पेस के बारे में था। फर्स्ट प्रॉपर्टी M1 प्रूव करनी है, जो क्या होती है कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n क्या हो, हमारे पास में एक लीनियर स्पेस हो, तो लेट x एंड y दो एलिमेंट हैं, x और y किस में बिलोंग करते हैं, n में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि D ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग किस तरीके से डिफाइन थी, n क्रॉस n से लेके r में, वहाँ पर x एक नॉन एम्प्टी सेट था, यहाँ पर n क्रॉस n से लेके r तक। तो D ऑफ एक्स वाई के एलिमेंट किस तरीके से डिफाइंड होंगे, नॉर्म के रूप में
यानी नॉर्म के फॉर्म में होंगे तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो मैपिंग हमारे पास में है डी ऑफ n क्रॉस n से लेके r तक, और डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई के रूप में डिफाइन है। M1 मैट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको प्रूव करवाने के लिए लेट x और y दो एलिमेंट ले लिए जो हमारे पास किसके हैं, n के हैं, दोनों ले लिए। जब x एंड y बिलोंग करते हैं n में, दिस वैल्यू इम्प्लाइज x माइनस वाई की वैल्यू भी किस में होगी, n में होगी। x और y दो एलिमेंट n के हैं और दोनों किस में बिलोंग करते हैं, n में बिलोंग करते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू भी किस में बिलोंग करेगी, n में बिलोंग करेगी। तो दिस वैल्यू इम्प्लाइज नॉर्म की वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू भी किस में बिलोंग करेगी, n में बिलोंग करेगी। x और y दो एलिमेंट हमने n के लिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू n में बिलोंग करती है। नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू किस में बिलोंग करती है, n में। दिस वैल्यू इम्प्लाइज, और ये वैल्यू किस तरीके से डिफाइन थी हमारे पास, d ऑफ x y। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, d ऑफ x y, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉर्म की वैल्यू। नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई n1, यानी x और y दो एलिमेंट लेकर चले और x माइनस वाई किस में बिलोंग करता है, n में बिलोंग करता है। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई भी किस में बिलोंग करेगा, नॉर्म में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा। n में बिलोंग करेगा तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। हमारे पास नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। जब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई को किस तरीके से लिखते हैं, d ऑफ x वाई से, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक स्पेस के लिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 है, दिस वैल्यू इम्प्लाइज x इक्वल क्या होगा, y होगा, यानी d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या लेकर के चलें, 0। तो d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0। अब d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 लेकर के चले हैं, लेकिन d ऑफ एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो दिस वैल्यू इम्प्लाइज कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। अब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू किस में आ गई, 0 के बराबर आ गई। नॉर्म की हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी कि नॉर्म ऑफ x की वैल्यू अगर 0 है तो दिस वैल्यू इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बाई n2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, किससे, बाई n2। और n2 क्या थी हमारे पास में कि नॉर्म ऑफ x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या इम्प्लाइज करेगी कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। तो ये मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास में कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो x इक्वल क्या आएगा, y। तो सबसे पहले d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी लेकर के चलेंगे, 0। d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो ये d ऑफ एक्स वाई डिफाइन किससे था, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 0 है तो n2 से आप लोग जानते हो कि नॉर्म ऑफ x की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। x इक्वल क्या आ गया, यहाँ से y आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है M3। थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, d ऑफ वाई एक्स के बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेकर के चलेंगे, लेट d ऑफ एक्स वाई, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इस तरीके से यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो नॉर्म ऑफ माइनस x माइनस वाई
माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस का ये प्लस का, और नॉर्म में बंद हो जाएगा। इस तरीके से आ गई किसकी वैल्यू, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ माइनस का साइन, इसको इंटरचेंज करके लिख दो तो y माइनस एक्स, और इसका क्या आ गया, नॉर्म आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर माइनस के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, अगर अल्फा हमारे पास में कोई स्केलर था और उसका मल्टीपल एक्स के साथ कराकर उसका नॉर्म लिया था, तो वो वैल्यू क्या आई थी, मोड ऑफ अल्फा, यानी स्केलर के क्या लग गया था, मोड लग गया था, और नॉर्म ऑफ एक्स इस तरीके से ओपन होती है। इस वैल्यू को खोल दो इस तरीके से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 तो क्या है, स्केलर है, तो स्केलर किस में आ जाएगा, मोड में, और बाकी वैल्यू किस में आ जाएगी, नॉर्म में। तो वैल्यू क्या बन गई, -1 का मोड नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या किया था कि d ऑफ एक्स वाई लेकर के चले, हमें थर्ड प्रॉपर्टी यही प्रूव करनी है कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू d ऑफ वाई एक्स के बराबर आनी चाहिए। तो d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन थी, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से डिफाइन थी। फिर क्या करा, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के एक्स प्लस के वाई और नॉर्म का साइन। फिर इसको हमने इंटरचेंज करके लिख दिया y माइनस एक्स, और -1 के साथ 1 लिख दिया मल्टीपल में। अब आपको पता है नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी से कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 के क्या लग जाएगा, मोड, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, -1 की वैल्यू मोड में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बचेगा क्या, y माइनस एक्स। जब हमारे पास d ऑफ एक्स वाई नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से डिफाइन है, तो d ऑफ वाई एक्स किस तरीके से डिफाइंड होगा, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स से। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, d ऑफ वाई एक्स के। तो d ऑफ एक्स वाई लेकर के चले थे और हमारा आ गया d ऑफ वाई एक्स आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी थी जो फॉलो हो गई। इसके बाद में मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी, मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि d ऑफ एक्स वाई इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, ये आनी चाहिए। सबसे पहले लेट क्या लेके चलेंगे हम, d ऑफ एक्स वाई, और d ऑफ एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन ऑफ d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। हमारे पास लेकिन दो ही है यहाँ पर, x और y। अगर हम इसको एक z ऐड कर दें और एक z सब्ट्रैक्ट कर दें, किस तरीके से देखो, नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई और नॉर्म, यानी एक z को हमने ऐड कर दिया और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब भी इनको अलग अलग लिखते हैं तो किसका साइन आता है, इनइक्वालिटी का साइन आता है। तो इनइक्वालिटी का साइन आ गया और इसको अलग अलग लिखेंगे तो x माइनस जेड बन जाएगा ये, प्लस का साइन, और इसको अलग लिखेंगे तो नॉर्म ऑफ z माइनस वाई। ये कहाँ से आया, नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी से। और नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। यानी अगर हमारे पास x और y दो एलिमेंट्स थे, उनका एडिशन और उसका नॉर्म निकाला तो इनइक्वालिटी का साइन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y के बराबर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसको अलग अलग लिख लिया, इनइक्वालिटी का साइन आ गया, x माइनस जेड हो गया प्लस z माइनस वाई हो गया, तो ये आ गया। अब d ऑफ एक्स वाई किस तरीके से डिफाइंड होता है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से डिफाइन होता है। तो x माइनस जेड नॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो नॉर्म ऑफ x माइनस जेड को किस तरीके से लिख सकते हैं, d ऑफ x जेड के टर्म में लिख सकते हैं।
तो लिख दो इसको लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड माइनस वाई को किस तरीके से लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई। तो लिख दो डी ऑफ जेड वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेकर के चले थे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, लेकिन हमें क्या चाहिए था, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो क्या करेंगे, एक जेड को ऐड कर दिया और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इनको सेपरेट कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया। अब जिस तरीके से x माइनस वाई डिफाइन था डी ऑफ एक्स वाई से, उसी तरीके से डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं इसको, और इसको डी ऑफ जेड वाई। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो लेट तो आप लिख सकते हो देन every non-linear space is a मैट्रिक स्पेस। यही हमसे प्रूव करवाया था कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा, यानी मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा। तो हमने मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी देख ली और उनको फिर प्रूव भी करवा दिया कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस एंड जॉइंटली कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास में 2 लीनियर स्पेस है n1 और n2 और उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दें n1 से लेके n2 के बीच में, तो लिख सकते हो पहले लेट n1 and n2 be 2 linear स्पेस। n1 और n2 हमारे पास में क्या है, 2 लीनियर स्पेस हैं। ए मैपिंग n1 से लेके n2 तक is said to be continuous function if for xn tends to x के लिए f of xn की वैल्यू किसको टेंड करे, fx को टेंड करे। तो कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, हमारे पास में 2 लीनियर स्पेस हों n1 और n2, ठीक है, और एक मैपिंग है f n1 से लेके n2 में। इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ फॉर एवरी xn से लेके x के लिए, xn टेंड टू x के लिए, फंक्शन जो xn की वैल्यू होगी वो किसको टेंड करेगी, fx को टेंड करेगी। यानी फॉर ऑल एवरी xn टेंड टू x के लिए फंक्शन f ऑफ xn की वैल्यू टेंड करती है fx को, जब हमारे पास में 2 नॉन लीनियर स्पेस हों और मैपिंग क्या हो f n1 से लेके n2 तक, तो उसे क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूस फंक्शन। इसके बाद में आता है जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन। अब जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा, तो अगर हमारे पास में x, y और z 3 मैट्रिक स्पेस हैं, तो लिखो लेट x, y एंड z बी 3 मैट्रिक स्पेस एंड a
मैपिंग, और मैपिंग किस तरीके से डिफाइंड हो, एफ एक्स क्रॉस वाई से जेड तक, लेट एक्स और वाई एंड जेड बी 3 मैट्रिक स्पेस एंड ए मैपिंग एफ एक्स क्रॉस वाई से लेके जेड में इज सेड टू बी jointly continuous function if for every xn tend to x and yn tends to y, f of xn and yn किसको टेंड करें, f ऑफ x y को, यानी x लेट x y और z भी 3 मैट्रिक स्पेस, x y z 3 मैट्रिक स्पेस थी, और एक मैपिंग हमने किस तरीके से डिफाइन करी कि f ऑफ x क्रॉस y से लेके कहाँ तक आती है, z तक आती है, इज सेड टू बी जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन इफ फॉर एवरी xn टेंड करता है किस पर, x पर, और yn की वैल्यू किस पर टेंड करती है, y पर। तो इन दोनों के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी xn और yn के लिए, वो वैल्यू किसको टेंड करेगी, x और y की वैल्यू के लिए टेंड करेगी। तो xn टेंड टू x, yn टेंड टू y एंड f ऑफ xn और yn की वैल्यू किसको टेंड करेगी, f ऑफ xy को टेंड करेगी। तो ये क्या कहलाएगा, जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूस फंक्शन क्या था कि 2 नॉर्म लीनियर स्पेस लिए थे हमने, और एक मैपिंग किस तरीके से डिफाइन करी थी, f डिफाइन करी थी n1 से लेके n2 में। इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ फॉर एवरी xn टेंड टू x के लिए f ऑफ xn की वैल्यू किसको टेंड करती हो, fx को टेंड करती हो। तो आज की वीडियो में कंटिन्यूस फंक्शन और जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन इतना पढ़ लिया हमने, नॉर्म पढ़ लिया, नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ लिया, और उस पर एक बेस थ्योरम पढ़ी थी अपन लोगों ने कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, और मैट्रिक स्पेस की भी हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और थ्योरम 1.2 और उस पर अदर कुछ बेसिस एग्जाम्पल रहेंगे, वो हम सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।